हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या टॉपिक देखा था, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। पूरी भाग विधि किए बगैर हम पता लगा सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा या फिर अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है। अच्छा, कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए देखिए, आपको बताया गया था जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार दो ही तरीके का हो सकता है। पहला होता है शांत और दूसरा हो सकता है अशांत आवर्ती। ठीक है ना। अब इस पे हमने दो थ्योरम पढ़ी थी या फिर दो प्रमेय पढ़ी थी। वह प्रमेय क्या थी? प्रमेय यह कहती है कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है p बटा q। यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के हैं, तब तो आपका जो दशमलव प्रसार होगा इस p बाई q का, वह क्या होगा? वह शांत होगा। ठीक है। यदि कोई परिमेय संख्या p बटे q के रूप की है और q के जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 की घात n 5 की घात m के रूप के हैं, तब तो आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। या फिर एक प्रमेय क्या पढ़ी थी जो बिल्कुल बिल्कुल इसके उल्टी थी, यानी कि यदि कोई दशमलव प्रसार शांत है तो उसकी यदि हम परिमेय संख्या लिखते हैं q के रूप में, तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के आएंगे। दो प्रमेय हमारी यह है। ठीक है। फिर एक तीसरी प्रमेय क्या आती है? तीसरी प्रमेय यह कहती है कि यदि कोई परिमेय संख्या है p बटे q जिसमें q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। तो यह तीन प्रमेय हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इस पर आधारित हमने काफी क्वेश्चंस भी किए थे। ये हमारी तीनों प्रमेय थी, प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7। अच्छा, ये सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। चलिए अभी हम देखते हैं यह क्वेश्चन। संख्या 0.625 यानी कि 0.625, इसको यदि p बटे q परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाए तो q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे? देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि मान लीजिए हमारे पास यह संख्या है। अब मैं इसे p बटे q के रूप में लिखूं, तो मुझे बताइए q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे? किस रूप के होंगे q के अभाज्य गुणनखंड? अब करना ऐसे नहीं है कि कहीं आप इस 0.625 को सबसे पहले p बटे q के रूप में बदलें। नहीं, आपको डायरेक्ट उत्तर बताना है। ठीक है ना। पूरी बड़ी विधि नहीं करनी है कि कहीं आप 0.625 को पहले 625 बटा 1000 लिखें, फिर उसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड निकालें और फिर बताएं कि q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है प्रमेय का उपयोग करते हुए। चलिए ये बताइए पहले, यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत है या फिर अशांत है? अच्छा, इसको ऑप्शन ए ऑप्शन बी लिख लेते हैं, ए और बी। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? 0.625। सभी बच्चे बताएं कमेंट करके। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए 0.625 या फिर 0.625, इसके दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? हाँ जी, वेरी गुड। सभी का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, सीमित अंक हैं, तो हम कहेंगे यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब देखिए, हमने एक प्रमेय पढ़ी है। ये प्रमेय आप सभी ने भी पढ़ी है। प्रमेय क्या है? हाँ जी, ये प्रमेय देखिए कि यदि एक दशमलव प्रसार शांत दिया हुआ है, तो यदि हम इसको p बटे q के रूप में लिखें, तो q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के आएंगे? 2 की घात n 5 की घात m के रूप के आएंगे। अब हमें वही दिया गया है, देखिए 0.625 दिया गया है, दशमलव प्रसार शांत है, हमें p बटे q के रूप में लिखना है, तो q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के आएंगे? हम कह सकते हैं q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के आएंगे, क्योंकि यह शांत दशमलव प्रसार हमें दिया गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट लिखना है। लिखेंगे कैसे एग्जाम में? एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, पहले प्रमेय लिखेंगे, प्रमेय 1.5 से, या फिर खाली आपको नंबर याद नहीं रह सकता है, आप लिखेंगे प्रमेय से। हम जानते हैं यदि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यदि x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाता है,
तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के होंगे। तो इसीलिए q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हो गए? 2 की घात n 5 की घात m के रूप के हो गए हैं। ठीक है, तो आप इस पूरी प्रमेय को लिखकर आएंगे। डायरेक्ट ऐसे भी नहीं करना है कि आप डायरेक्ट ही लिख दें q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप के होंगे। डायरेक्ट भी नहीं लिखना है, आपने यह बात किस आधार पर कही है वह बात भी लिखनी है। हमने प्रमेय के आधार पर कही है, तो हमने प्रमेय के आधार प्रमेय भी वह लिखी है कि यह प्रमेय यह कहती है और इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से वाई और एन लिखकर बता दीजिए, क्या यह क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है क्या? क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिया है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कि ये हमें 3 दशमलव प्रसार दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या फिर नहीं है। हमें बताना है परिमेय है या फिर नहीं है। चलिए एक काम करता हूं, मैं इन तीनों क्वेश्चन के लिए है ना ऑप्शन लिख देता हूं। पहला है शांत, दूसरा है अशांत आवर्ती और तीसरा है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, दूसरा और तीसरा आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले में मुझे दिया गया है यह संख्या। सबसे पहले मुझे अच्छा परिमेय या फिर परिमेय है या नहीं, ये मैं कैसे बता सकता हूं? यदि दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती हुआ, ये दोनों हुए, तब तो परिमेय है, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय के दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। यदि अशांत अनावर्ती हुआ कहीं पर, तो हम कह देंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन में मुझे पता लग गया आगे डॉट 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 भी नहीं है और ऊपर बार भी नहीं है। इसका मतलब दशमलव के बाद जो अंक हैं वह सीमित है। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अंक हैं दशमलव के बाद। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है, और यदि शांत दशमलव प्रसार है तो हम जानते हैं संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। तो यह तो हो गई हमारी परिमेय संख्या। ठीक है ना? अच्छा, ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना एग्जाम में, ये आपको लिख कर आनी है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि ऊपर जो दशमलव प्रसार या फिर दिया गया दशमलव प्रसार, क्योंकि दिया गया दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया शांत है। उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती होते हैं, और जो हमें दिया गया है दशमलव प्रसार वह शांत है, इसीलिए जो दिया गया दशमलव प्रसार है वह एक परिमेय संख्या का होगा। तो ये बात आपको लिख कर आनी है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 आप बताइए। 1 2 इस बार मैं गिनती में लिख देता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए का क्या, ऑप्शन 2 का क्या उत्तर आएगा, या फिर क्वेश्चन 2 का, सॉरी ऑप्शन 2 नहीं, क्वेश्चन 2 का क्या उत्तर आएगा? पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। चलिए आप सॉल्व करके बताइए क्या उत्तर आएगा। ध्यान से सॉल्व करेंगे। परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। पहले देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। सेकंड जो क्वेश्चन है वह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, और उसके हिसाब से कौन सी संख्या होगी, किस प्रकार की होगी। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करें। अच्छा, एक दो बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं बेटा बीबी। मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, रोहित खन्ना की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप भी आंसर करें। मोनिका राजपूत,
रोहित खन्ना की आईडी से स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो काफ़ी बच्चे इसमें क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर 2020 बार-बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रही है। देखिए पहले 20 है दशमलव के बाद, फिर 200 है, फिर 2000 है, फिर 20,000 है, तो रिपीट नहीं हो रही हैं सेम चीज़ें। ठीक है ना? बार-बार रिपीट नहीं हो रही वो, तो ये हमारा कौन-सा होगा और आगे देखिए अनंत तक चल रहा है यानी कि डॉट, डॉट, डॉट लगे हुए हैं। तो आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती होगी तो अपरिमेय संख्या होगी। तो यह कौन-सी हो गई हमारी अपरिमेय। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। ऑप्शन वही है आपके परिमेय और अपरिमेय। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सबको अपना-अपना आंसर लिखना है। सभी बच्चे आंसर करें बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, संख्या के ऊपर एक लाइन बनाकर दी गई है। ये वाली लाइन इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बार। और ये किस पर आता है, किस प्रकार की संख्याओं पर आता है, इस बार का मतलब क्या है? बार का मतलब है कि ये वाली जो संख्या है यह बार-बार रिपीट हो रही हैं और जो संख्या दशमलव के बाद बार-बार रिपीट हो, उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं और अशांत आवर्ती है तो कैसी होगी? परिमेय होगी। तो यह भी संख्या हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है? तो यह भी हमारी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। तो चलिए ये था हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर यहाँ पर आके समाप्त हो जाता है। अभी किसी बच्चे को यदि डाउट है, तो वो एन लिखेंगे, यदि डाउट नहीं है, तो वाई लिखेंगे या फिर समझ में आ गया है तो वाई लिखें। सभी बच्चे कमेंट करके बताएँ बेटा, पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना, तो एक काम करेंगे, मैं आपको अभी मतलब जब भी हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, तो कल आपको होमवर्क के तौर पर फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट दे दूँगा। ठीक है ना? और वो आपको सॉल्व करके आना है। यदि उनमें आपका कुछ भी डाउट आता है, तो आप मुझसे पूछेंगे अगली क्लास में। ठीक है? चलिए, अभी हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर, 5वां चैप्टर एपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है समझने में और स्कोरिंग भी है, यानी कि आप आसानी से हल कर पाएँगे और सही हल कर पाएँगे। तो 1 मिनट, अच्छा इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे आज, ठीक है ना? 1 मिनट, अभी शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, अभी दिख जाएगी। अच्छा, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अभी देखिए हमारी जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है समांतर श्रेणी। अच्छा चलिए पहले मुझे ये बताइए किस-किस बच्चों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से आता है? वो वाई लिखेंगे और जिसको नहीं आता है वो ईमानदारी से एन लिखें एक बारी। जिस-जिसको भी अच्छी तरीके से आता है वो वाई लिखेंगे, जिस-जिसको भी नहीं आता है या फिर कम अच्छे तरीके से आता है वो एन लिखेंगे। ओके,
अच्छा, बस इसलिए पूछा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, तो फिर पढ़ाने का कहीं कोई फ़ायदा ही नहीं निकले? अच्छा, अच्छा तो मतलब सही चैप्टर चुना है, सभी बच्चों को किसी को नहीं आता, किसी को कम आता है। ठीक है, तो एक भी चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर अभी हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहली बात आती है चैप्टर की कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं? उससे भी पहले बात आती है श्रेणियाँ क्या होती हैं? ठीक है? तो देखिए श्रेणियाँ क्या होती है ना, मान लीजिए मैं आपकी कुछ संख्याएँ लिखता हूँ जैसे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। तो जब भी संख्याओं को इस तरीके से लिखा जाता है, कॉमा लगाकर दूसरी संख्या, फिर कॉमा लगाकर तीसरी संख्या, इस प्रकार से जब संख्याओं को लिखा जाता है और इनके बीच में ना कोई रिश्ता होता है या फिर रिलेशन होता है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ, इस वाली श्रेणी में क्या रिलेशन है? 4 का भाग आप 2 में देंगे, 4 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। 8 का भाग पहली वाली संख्या में देंगे, यानी कि आप अगली वाली संख्या में पिछली वाली संख्या का भाग देंगे, तो एक फिक्स संख्या आपको मिलेगी। जैसे 8 में 4 का भाग देंगे, तो भी 2 आएगा। फिर अगली में 16 में 8 का भाग देंगे, तो भी आपके पास 2 आएगा। तो इसका मतलब इन सभी संख्याओं में कुछ ना कुछ रिश्ता है। ठीक है ना? तो ऐसी संख्याएँ जिनमें आपस में कुछ रिश्ता है और ये डॉट या फिर कॉमा के द्वारा अलग की जाती हैं। कॉमा के द्वारा अलग की जाती हैं, तो इनको जो इस तरीके से लिखते हैं संख्याओं को, इन्हें कहते हैं हम श्रेणी। इन्हें क्या कहते हैं? श्रेणी। अब श्रेणी काफ़ी प्रकार की होती हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, उसके बाद आएगी गुणोत्तर श्रेणी, उसके बाद आप 11th और 12th क्लास में काफ़ी तरह की श्रेणियाँ पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी 10th के सिलेबस में हमारे पास केवल समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी क्या होती हैं? इनमें संख्याओं में आपस में क्या रिश्ता होता है? तो देखिए समांतर श्रेणियाँ वह श्रेणी होती हैं जिनमें अगली संख्या अगली संख्या माइनस पिछली संख्या अगली संख्या माइनस पिछली संख्या, इनका जो अंतर आता है या फिर इनको जो डिफरेंस आता है, वह हमेशा समान आएगा। वह हमेशा समान आएगा। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की जो श्रेणी है या फिर यह जो श्रेणी है, देखिए अगली संख्या माइनस पिछली संख्या कीजिए, 4 में से 2 घटाते हैं, 4 माइनस 2, 2 आया, फिर अगली में से पिछली को घटाएँगे, 6 माइनस 4, 2 आया, फिर 8 में से 6 को घटाएँगे, 8 माइनस 6, 2 आया, फिर 10 में से 8 को घटाएँगे, 10 माइनस 8, 2 आया। तो आप देख सकते हैं जब भी हमने अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाया, तो हमें एक फिक्स संख्या प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब यह हमारी श्रेणी कौन-सी होगी? यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है ना? और यह जो फिक्स अंतर आता है, इसे हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व का मतलब क्या है? समान। तो समान अंतर आया है ना, तो इसे हम सार्व अंतर कहते हैं और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो हमारा डिफरेंस आया है, वह कॉमन है। जो डिफरेंस आया है, वह कॉमन है। शॉर्ट में इसे दर्शाया किससे जाता है? स्मॉल डी से। स्मॉल डी का मतलब क्या है? डिफरेंस। ठीक है ना? तो यह होता है आपका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। तो जब भी आपको कोई श्रेणी देकर पूछी जाए कि बताइए ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, तो आप हमेशा अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाएँगे। आप देखें यदि उन सभी का अंतर समान आ रहा है, तब तो वह आपकी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। और यदि समांतर श्रेणी है, तो आपका फिर वह जो अंतर आया है, वह आपका सार्व अंतर कहलाएगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है? चलिए। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर जो ये लिखे गई हैं, जैसे हमने 2, 4, 6, 8, 10 ये लिखे हैं, इन्हें हम समांतर श्रेणी के पद कहते हैं। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी के पद। बहुत ही आसान है। अब जैसे 2 है, ये सबसे पहले आया है, तो इसे हम कहेंगे पहला पद। 4 है, यह दूसरे नंबर पर है, तो दूसरा पद। 6 है, तीसरे नंबर पर है, तो तीसरा पद। 8 हो गया चौथा पद, 10 हो गया पाँचवाँ पद और ऐसे ही आगे तक आपके पद चलते जाएँगे। ठीक है ना? तो यदि आपसे पूछा जाए कि पहला पद क्या है? तो पहला पद 2 होगा और इसको दर्शाया कैसे जाता है? देखिए पद को दर्शाया जाता है ए से,
ठीक है ना, पद को किससे दर्शाया जाएगा, ए से। अब आपका पहला पद है तो आप A1 लिख सकते हैं, या फिर केवल पहले पद के लिए इसे ए भी लिख सकते हैं। पहले पद के लिए ए भी लिख सकते हैं या फिर A1 लिख सकते हैं। 1 नीचे है, ध्यान रखना है, ये ऐसे नहीं है बराबर में, ऐसे नहीं लिखना है, ए बड़ा और उसके नीचे छोटा 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका A1 यानी कि पहला पद। इसके बाद दूसरा पद लिखेंगे तो A2, तीसरा पद लिखेंगे तो A3, ऐसे ही चौथा पद लिखेंगे तो A4। ठीक है, तो A1 क्या हो गया आपका 2, A2 क्या हो गया 4, A3 क्या हो गया 6, A4 क्या हो गया 8। तो इसी प्रकार से आप समांतर श्रेणी के पदों को लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए हम आगे पढ़ेंगे, आपने शायद पढ़ा भी होगा nवां पद। nवां पद यानी कि हम कोई भी फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, जनरल पद। ठीक है ना, मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 325वां पद निकालिए समांतर श्रेणी का, तो कोई एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो हम जनरल पद जो लिखेंगे ना, वह लिखेंगे an। nवां पद यानी कि अब हमसे कोई सा भी पद पूछ ले, हम nवें पद का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे या फिर दर्शाएंगे an से। an का मतलब क्या है, nवां पद, और nवें पद से मतलब क्या है, nवें पद से मतलब कोई सा भी पद, कोई सा भी पद पूछ ले, इसका एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, तो हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे और उस पद को निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया क्या? जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है वो n लिखे एक बार। यहां तक जिसको भी समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट है, एक बारी n लिखे। समझ में आ गया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है वो n जरूर लिखेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बारी हम एनसीईआरटी में भी देखते हुए चलेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, देखिए ये हमें क्या दिया गया है, संख्याओं की कुछ सूची दी गई है, या फिर क्या कह सकते हैं, श्रेणी दी गई है। अच्छा, अभी के लिए सूची है, श्रेणी कब होगी, जब इनमें कोई रिलेशन बनेगा या फिर इन संख्याओं में आपस में कोई रिश्ता बनेगा। तो इनका प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है, एक पद कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको बताया गया है, टर्म कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर अगली संख्या माइनस पिछली संख्या जो होती है, वह सार्व अंतर होता है। ठीक है ना। अब सार्वंतर आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, इस तरीके से एक हमें श्रेणी दी गई है। अब मुझे पता लगाना है यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाऊंगा। 9 में से 10 घटाया, क्या आया, -1। 8 में से 9 घटाया, 8 माइनस 9, क्या आया, -1। 7 में से 8 घटाया, 7 माइनस 8, क्या आया, -1। 6 में से 7 घटाया तो क्या आया, -1। तो आप देख रहे हैं कि अंतर समान आ रहा है। सभी में अगली में से जब पिछली संख्या घटाई है तो समान अंतर आ रहा है। भले ही चाहे ऋणात्मक आ रहा है, लेकिन आ तो समान रहा है। तो यह भी समांतर श्रेणी होगी, और इसका कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर क्या आ जाएगा, -1, इसका सार्व अंतर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब मान लीजिए एक श्रेणी ऐसे दी गई है, जैसे 5 5 5 5, इस तरीके से एक श्रेणी दी गई है। तो मुझसे कहा जाता है बताइए इसका सार्वंतर क्या होगा, या फिर पहले चेक कीजिए कि यह समांतर श्रेणी है भी या फिर नहीं है। 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, फिर इस 5 में से इस 5 को घटाएंगे 0 आएगा, इस 5 में से इस 5 को घटाएंगे 0 आएगा। तो अंतर भले ही 0 आ रहा है, लेकिन आ तो समान रहा है ना। तो इसलिए हम कहेंगे यह भी हमारी एक समांतर श्रेणी है, जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि जो सार्वंतर होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, वह ऋणात्मक भी हो सकता है, और वह शून्य भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अब एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, काफी बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है। अब मैं थोड़ा सा जनरल या फिर सामान्य तरीके से लिख रहा हूं संख्याओं को, क्योंकि हमारे पास संख्याएं हमेशा अलग अलग होंगी। तो हम संख्याओं का एग्जाम्पल हमेशा नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं सामान्य तरीके से, जिसे हम जनरलाइज्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जो कहीं पर भी यूज होगी हम उसे लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको पहला पद दिया गया होगा किसी भी समांतर श्रेणी में, उसके बाद दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद, उसके बाद चौथा पद। ठीक है, इस प्रकार से आपकी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले तो ये देखिए, हमने अभी देखा है
कि हमारा सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर हम किसे कहते हैं? अगले पद में से अगला पद, अच्छा मैं अब अगला पद लिख रहा हूं, अगली संख्या नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगला पद लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम पद संख्याओं को पद बोलते हैं। तो अगला पद माइनस पिछला पद, यह होता है हमारा सार्व अंतर, जिसे हम डी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब सार्व अंतर डी, देखिए मान लीजिए मैं अगली संख्या a2 लेता हूं, तो क्या हो जाएगा डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। और यह किसके बराबर होगा? मान लीजिए कोई बच्चा कहता है सर अगला पद मैं a2 नहीं लेता, मैं तो a3 से शुरू करूंगा, तो a3 माइनस a2 भी वही होगा। तीसरे में से दूसरा घटा लीजिए या दूसरे में से पहला घटा लीजिए, या फिर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मैं तो तीसरा भी नहीं लूंगा, मैं तो चौथे से शुरू करूंगा, तो a4 माइनस a3 यही होगा। तो आपका डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिखा अब भी वही है, अगला पद माइनस पिछला पद, लेकिन इस तरीके से लिखकर दे दिया गया है जनरल फॉर्म में। यानी कि a2 में से a1 घटा लीजिए, यानी कि दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, पांचवें में से चौथा, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको यदि मैं जनरल तरीके से लिखूं तो देखिए क्या लिख सकता हूं, डी यानी कि ए एन, समझना ए एन मतलब कोई भी आप पद ले लें उसमें से ए एन माइनस वन पद घटा दें। ए एन माइनस ए एन माइनस वन, एन माइनस वन क्यों आया है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है तो हम उससे छोटा पद घटा रहे हैं, तीसरा पद। यहाँ पर 3 है तो हम दूसरा पद घटा रहे हैं, एक कम कर रहे हैं ना। यहाँ पे दूसरा पद है तो यहाँ पे पहला पद घटा रहे हैं। तो यहाँ पे एनवा पद हमने लिया है सार्वंतर निकालने के लिए, तो हम उससे कम एक कम पद ही तो घटाएंगे, तो हम एन माइनस वन पद घटा रहे हैं, ठीक है। यह समझ में आया क्या डी का फॉर्मूला जनरलाइज्ड हमने कैसे किया है? जिसको समझ में नहीं आया वो एन लिखे एक बारी। अच्छा इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बस यह है, मैं सिंपल सा यह बता देता हूं कि कोई बच्चा कहता है सर मुझे तो ये पद लेने ही नहीं है, मैं तो 41वां पद लूंगा। देखिए डी में मान लेते हैं कोई बच्चा कहता है सर मैं तो 41वां पद लूंगा, ठीक है। 41वें पद से आप कोई बात नहीं सार्वंतर निकाल लीजिए। एन की जगह क्या रखेंगे? 41 माइनस ए एन माइनस वन है, तो देखिए ए एन माइनस वन, एन की जगह 41 रखेंगे, 41 माइनस वन क्या हो गया? 40। देखिए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही आ गया, 41वें पद में से 40वां पद घटा लिया तो भी सार्वंतर आ गया। तो इसलिए ये जनरलाइज्ड करके लिखा है। लेकिन अगर आपको यह याद नहीं रहता तो आपको मेन फॉर्मूला यही रहना चाहिए, इसी को बस लिखकर ऐसा लिखा गया है शॉर्ट रूप्स में, अगला पद माइनस पिछला पद, यह हमेशा सही है आपका, ठीक है ना। अच्छा अब कई बच्चे यह तो समझ जाते हैं कि सर हम सार्व अंतर तो निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन में मान लीजिए इस तरीके से पूछ लेते हैं कि पहला पद तो है 2 और सार्व अंतर है 3, अब अगला पद बताइए क्या होगा? तो देखिए बच्चे थोड़ा सा है ना इस फॉर्मूले को घुमा नहीं पाते हैं। अच्छा मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, एक मिनट। पहला पद होगा 2 और सार्व अंतर दिया है हमें 3, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए पूरी समांतर श्रेणी क्या होगी, या फिर आगे के 4-5 पदों तक लिखिए। तो देखिए फॉर्मूला हमारा यही लगेगा सार्वंतर वाला, बस हमें अब अगला पद निकालना है ना। तो मैं ये जो माइनस का पिछला पद है इसे मैं इधर भेज देता हूं, इसका पक्षांतरण कर देता हूं। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है? जो सार्वंतर है, इसको मैं खाली सार्व लिख रहा हूं, सार्वंतर क्या कहता है? अगला माइनस पिछला पद, यही तो कहता है। अब मुझे निकालना क्या है? अब मुझे सार्वंतर दिया गया है, पिछला पद दिया गया है, मुझे अगला पद निकालना है। तो मैं इस माइनस पिछले को इधर ले जाऊं तो प्लस पिछला हो जाएगा, माइनस की संख्या आएगी ना, माइनस पिछला पद मतलब संख्या माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो सार्वंतर प्लस यदि मैं पिछला पद जोड़ दूं तो मेरा अगला पद आ जाएगा। तो यानी कि पहला पद यदि मुझे 2 दिया है तो इसमें यदि मैं सार्वंतर जोड़ता चलूं तो 2 में 3 जोड़ा तो 5, 5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 14। तो ये मेरी समांतर श्रेणी बन जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको मैं एक बारी फिर से आपको बता देता हूं। 2 तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। सबसे पहला आपको समांतर श्रेणी दी जाए, सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी दी जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए इसका सार्वंतर क्या होगा। सबसे पहले चेक कीजिए क्या यह समांतर श्रेणी है। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 14 में से 10 घटाएंगे 4 बचेगा। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि
अगले माइनस पिछला पद जब किया तो अंतर समान आया, तो यह समांतर श्रेणी है और यह हमारा सार्व अंतर हो गया, यह हमारा सार्व अंतर हो गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यह रहा। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए आपसे कहा गया है पहला पद 2 है और सार्व अंतर आपका 4 है। अब बताइए अगले पद क्या होंगे। तो जब मैं सार्वंतर निकालना है तो मैं आगे में से पीछे को घटा रहा हूं। अब मुझे अगले पद निकालने हैं तो मैं 2 में 4 जोड़ भी तो सकता हूं। तो 2 + 4 किया तो 6। ठीक है, अब मैं प्लस कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे जाना है तो आगे प्लस करूंगा। 2 में 4 जोड़ा तो 6, फिर 6 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर 10 में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, फिर 14 में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। तो इस प्रकार से आपकी क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी समांतर श्रेणी बनती जाएगी। ठीक है ना, तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन क्या आपको समझ में आए क्या दोनों? अच्छे से दिमाग में घुसाने हैं बेटा, रटना नहीं है। फॉर्मूलों को रटना नहीं है, समझना है। यदि आप इस वाले इसमें रटेंगे ना एक्सरसाइज में, तो बेटा रटने से काम नहीं चलेगा। आपको समझना है चीज़ों को। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। सबसे आसान है, इसलिए मैंने ये चूज़ की है फर्स्ट चैप्टर के बाद। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए अभी हम एनसीईआरटी पर चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हाँ जी, एक चीज़ और देखते हैं। देखिए, आपको मान लीजिए 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बेसिकली हम बोलते हैं उन्हें परिमित एपी या फिर अपरिमित एपी, यानी कि फाइनाइट एपी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, परिमित यानी कि फाइनाइट। तो जिस भी आपकी समांतर श्रेणी में ये डॉट 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 नहीं दिए गए हैं, यानी कि वह अनंत तक नहीं जा रही है, आगे तक नहीं जा रही है, केवल यह 4 टर्म दे दी गई हैं, 4 पद दे दिए गए हैं। तो इस तरह की आपकी समांतर श्रेणी को हम क्या बोल देंगे, परिमित समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे, परिमित समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। ठीक है, और यदि आपकी इस तरीके से आगे डॉट 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 दिए गए हैं, यानी कि वह आगे तक जा रही है, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है। एग्जाम में वैसे बहुत ही कम चांस है कि ये चीज पूछी जाए, और बहुत ही आसान भी है याद रखना। ठीक है, तो यह थी आपकी फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम। क्या क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक एपी दी गई है, इस बार दी गई है एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसके लिए प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए। प्रथम पद तो क्या होगा, यह होगा जो सबसे पहले लिखा हुआ है। तो प्रथम पद A1 या फिर ए भी लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, 3/2। अब सार्वंतर निकालना है डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आप लिखना चाहें an-1, या फिर यदि आप लिखना चाहें अगला पद माइनस पिछला पद, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो देखिए अब अगला पद आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई बच्चा कहता है सर मैं तीसरे में से दूसरा घटाऊंगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोई बच्चा कहता है सर मैं तो चौथे में से तीसरा घटाऊंगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं तीसरे में से दूसरा घटाता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, A3 - A2 कर रहा हूं। ठीक है ना, A3 क्या है, तीसरा पद -1/2, माइनस A2 क्या है, दूसरा पद माइनस का 1/2। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा, 1 मिनट। अच्छा नहीं, माइनस का 1/2 है ना ये। देखिए तीसरा पद तो है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आ गया। इसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस। दूसरा पद है प्लस का 1/2, तो 1/2 का 1/2। ठीक है, चलिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 2 2 हो गया है। यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा। -1 और -1 क्या हो जाएगा, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं। तो -2/2, तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो -1। यह आपका उत्तर आएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर क्या हो गया है, -1। और पहला पद क्या हो गया है, यह तो दिया ही गया है, बहुत आसान सा है, 3/2। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ, समझ में आया?
जल्दी से y और n लिखकर बताइए। समझ में आया तो y लिखेंगे, नहीं आया कुछ भी डाउट है तो n लिखेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गया है। वेरी गुड। चलिए, अच्छा इसमें से एग्जाम्पल दूसरा है, तो इसमें से देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। क्या दिया गया है? संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी एपी नहीं है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ें बेटा। काफी बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में एपी का क्वेश्चन है तो पूछा होगा कि कौन सी एपी है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, कौन सी एपी नहीं है। और यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद और लिखने हैं। ठीक है, यदि पहले तो ये बताइए एपी है या नहीं, यदि है तो अगले दो पद और लिखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। एक मैं करा रहा हूं, बाकी के तीनों आप करेंगे। 4, 10, 16, 22। एपी के लिए क्या करूंगा, अगले पद में से पिछला पद घटाऊंगा। 10 में से 4 घटाया, कितना बचा? 6। 16 में से 10 घटाया, कितना बचा? 6। 22 में से 16 घटाया, कितना बचा? 6। तो इसका मतलब हमारी क्या दी है, हमें दिया गया है कि सार्वंतर जो या फिर जो भी इनका डिफरेंस है वह समान आ रहा है। तो इसका मतलब यह एपी तो है, और सार्वंतर इसका कितना हो गया? 6। अब मुझे आगे के पद निकालने हैं, तो 22 से आगे जाऊंगा तो प्लस का 6 करूंगा। 22 प्लस 6 28, और 28 से भी एक पद और आगे जाऊंगा ना, क्योंकि आगे के दो पद लिखने हैं। तो 28 में प्लस 6 करूंगा, तो 28 और 6 हो जाएगा 34, यानी कि 34। तो हम कहेंगे बिल्कुल यह एपी है, और इसके अगले जो पद होंगे वह होंगे 28 और 34। ठीक है, तो इतना सा आपका क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, बोर्ड में है ना, बोर्ड में देखिए अभी मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। पूरी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, देखिए इस तरीके से लिखेंगे जैसे एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना, बिल्कुल इस तरीके से आपको लिखना है। अभी तो ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड में कहीं ऐसे करके मत आ जाना। ठीक है, तो मार्क्स कट जाएंगे आपको। बोर्ड में आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है। कैसे लिखी है देखिए, A2 में से हमने A1 घटाया, पहले फॉर्मूला लिखा, फिर हमने उनमें का मान रखा, 10 माइनस 4 6 आया। A3 माइनस A2 किया, A4 माइनस A3 किया। जो हमने यहाँ पे एरो बनाए हैं ना, ये जो तीर के निशान बना के कर दिए हैं, आपको बोर्ड में ऐसे लिखना है। और फिर आपको लिखना है कि क्योंकि जब भी हमने अगले पद में से पिछले पद को घटाया तो हमें उनका अंतर समान प्राप्त हुआ, जो कि 6 है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर d बराबर 6 है। फिर आप अगला पद लिखिए। अगला पद क्या होता है, पिछला पद प्लस सार्वंतर। तो अगला पद चौथे पद तक तो यहाँ हो गया 22 तक। फिर आप लिखेंगे A5 बराबर क्या होगा, पांचवा पद होगा आपका A4 प्लस डी। फिर आप 22 में 6 को जोड़ेंगे, 22 प्लस 6, फिर आपका उत्तर आएगा 28। फिर आप छठा पद निकालेंगे तो A6 बराबर होगा A5 प्लस डी। तो यह आएगा 28 प्लस 6 बराबर 34। तो आप लिखेंगे अगले दो पद 28 और 34 हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा लिख कर आना है, तब आपको बेटा पूरे मार्क्स मिलेंगे। आया क्या समझ में? अच्छा, जिसको नहीं आया वो एन लिखे एक बारी जल्दी से। जिसको भी नहीं आया है वो एक बारी एन लिखेंगे। सभी को आ गया है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो मुझे उसके बाद बताइए, एक मिनट, कि इसमें से कौन कौन से एपी हैं। एक मिनट वेट करेंगे, अभी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ जी, चलिए मुझे पहले ये बताइए। अच्छा चलिए, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मुझे बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या एपी है या फिर नहीं। पहले वाई और एन लिखकर बताइए, एपी है या नहीं, ये बताइए पहले। थर्ड क्वेश्चन, एपी है तो वाई लिखेंगे, नहीं है तो एन लिखेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे।
सभी बच्चे सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें। यदि एपी है तो वाई लिखें, नहीं है तो एन लिखें। लेकिन प्लीज बेटा सभी बच्चे सॉल्व जरूर करें। ठीक है, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गए हैं, तो बिल्कुल यह हमारी एक एपी नहीं है। क्यों? क्या दिया गया है? -2, 2, फिर -2, फिर 2, फिर -2। ठीक है, तो इस दो में से इस दो को घटाऊंगा तो आएगा 4, क्योंकि 2 माइनस -2 करेंगे ना, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। फिर -2 में से जब इस 2 को घटाएंगे तो आएगा -4। फिर इस 2 में से -2 को घटाएंगे तो आएगा +4। फिर इस -2 में से इस +2 को घटाएंगे तो आएगा -4। तो इस तरीके से हर बार आप घटाएंगे ना, तो +4 -4 +4 -4 ये आता जाएगा। तो हम कहेंगे क्योंकि हमारा जो अंतर है वह समान नहीं है, इसलिए यह हमारा एपी भी नहीं है। ठीक है, ये हमारी एपी भी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यह रही बेटा आपकी प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1। इसमें यदि किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 ये आपको सॉल्व करनी है। चलिए एक काम करते हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, हमने किया नहीं है एक भी लैंग्वेज का क्वेश्चन, तो एक लैंग्वेज का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया गया है? प्रत्येक स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? यानी कि पहले तो हमें सूची बनानी है, या फिर कह सकते हैं श्रेणी बनानी है। उसके बाद बताना है जो हमारी बनी है सूची, क्या वह एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन आधा है? यह क्वेश्चन यह कहने की कोशिश कर रहा है कि हर किलोमीटर के बाद ना टैक्सी का किराया बढ़ जाता है। और कितने रुपए से बढ़ जाता है? 8 रुपए से बढ़ जाता है। और सबसे पहले किलोमीटर के लिए आपका किराया 15 है। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट है या फिर कोई बच्चा है, वो सबसे पहले पहला किलोमीटर जाता है, उसको कितने रुपए लगे? 15 रुपए। उसके बाद उसके वो आगे जाएगा, वो कितना जाएगा? आगे जाएगा, तो उसको कितने आगे और देंगे? 8 रुपए और लगेंगे उसके। अगले किलोमीटर के पहले किलोमीटर के लगे 15, उसके बाद आगे किलोमीटर जाएगा तो उसको 8 रुपए और देने पड़ेंगे। तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे? 23 रुपए। उसके बाद उसको और आगे जाएगा तो 8 रुपए और देने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे उसके? 31 रुपए। उसके बाद उसको और आगे जाएगा तो 8 रुपए और देने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे उसके? 39 रुपए। तो बताइए क्या यह एपी बन रही है या फिर नहीं? बिल्कुल एपी बन रही है। 23 में से 15 घटाएंगे 8 आएगा, 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 आएगा, 39 में से 31 घटाएंगे तो भी 8 आएगा। तो बिल्कुल यह हमारी एक एपी है, क्योंकि सार्वंतर समान है। तो बिल्कुल यह हमारी एक एपी है। ठीक है, हाँ जी, यदि किसी भी बच्चे को डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई डाउट नहीं है, किसी बच्चे को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं एक काम करता हूँ, एक दो क्वेश्चन टफ टफ से कर लेते हैं, ठीक है ना? जो आपको हो सकता है शायद थोड़े से क्वेश्चन टफ लग रहे हो। सबसे पहले हम पांचवा क्वेश्चन पिक करते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि एपी है तो सार्वंतर भी बताना है और उनके 3 पद आगे के और लिखने हैं। तो देखिए, क्या दिया है? 3, 3 + √2। अच्छा बेटा, काफी बच्चे क्लास छोड़कर जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी, जो अच्छा, आपको ईमानदारी से बताइए एक बारी, सभी बच्चे बेटा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो प्लीज क्लास छोड़कर मत जाइए, आप डाउट पूछ लीजिए। आप डाउट पूछ लीजिए, यदि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी आपका डाउट है प्रश्नावली 5.1 में तो आप आराम से पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज क्लास छोड़कर मत जाइए, ये आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें, आपके कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लियर कर सकें।
10 मिनट रहती हैं फिर भी बच्चे क्लास छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज ऐसा नहीं करें। ठीक है ना, यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं आराम से, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है, 3 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। चलिए, और आगे डॉट डॉट डॉट, हमें बताना है क्या यह एपी है या नहीं। तो पहले दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। तो 3 प्लस अंडर रूट 2, क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे, -3। देखिए ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, +3 से -3 कट गया, क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस, ध्यान रखें बेटा, अब क्योंकि इसमें 2 अंक है ना, या फिर 2 संख्याएं हैं, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 2, क्यों लिखा ब्रैकेट में, जिससे कि अंदर दोनों के चिन्ह बदल जाएं। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यह तो यही रहेगा, -3 और माइनस का अंडर रूट 2 आ जाए। यदि हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो अंडर रूट 2 प्लस का ही रहता। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, +3 से -3 कट गया, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 को घटाएंगे। तो 2 आम है आपके पास, या फिर 2 एप्पल हैं, 2 एप्पल में से 1 एप्पल खत्म हो गया, तो कितने एप्पल बचेंगे, 1 एप्पल। तो ऐसे ही हमारे पास 2 अंडर रूट 2 हैं, उसमें से 1 अंडर रूट 2 को घटाएंगे तो कितने अंडर रूट 2 बचेंगे, 1 अंडर रूट 2 बचेगा। तो हमारा क्या आ गया, इसका भी 1 अंडर रूट 2, या फिर खाली अंडर रूट 2। ठीक है, अब तीसरे में से दूसरा पद घटाइए। तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसमें से हम क्या घटाएंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसे घटाएंगे। तो देखिए, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 -3 - 2 अंडर रूट 2, +3 से -3 कट गया। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घट रहे हैं, 3 अंडर रूट 2 है, उसमें से 2 अंडर रूट 2 घट रहे हैं, तो कितने अंडर रूट 2 बचेंगे, 1 अंडर रूट 2 बचेगा। तो आप देखिए, जब भी हमने इनका अंतर निकाला तो तीनों का अंतर समान आया, अंडर रूट 2 ही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल यह हमारी एक एपी होगी, यह हमारी एक एपी है। और इसका सारवंतर क्या है, अंडर रूट 2 है। उसके बाद हमें और आगे के पद निकालने हैं। तो आगे के पद मैं यहां निकाल रहा हूं, इधर की साइड। लास्ट पद हमारा क्या निकला है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसमें हमें 1 अंडर रूट 2 और जोड़ना पड़ेगा अगले पद के लिए, क्योंकि सारवंतर अंडर रूट 2 ही तो है। तो अंडर रूट 2 और जोड़ेंगे, 3 अंडर रूट 2 तो है ही, इसमें एक और जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे, 3 का 3 +3 अंडर रूट 2, और 1 अंडर रूट 2 और जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे, 4 अंडर रूट 2। अब इसमें 1 अंडर रूट 2 और जोड़ें अगले पद के लिए तो कितने अंडर रूट 2 हो जाएंगे, 5 अंडर रूट 2। एक पद और जोड़ें अगले के लिए तो 3 + 6 अंडर रूट 2। इसी तरीके से आगे तक चलता जाएगा, और पीछे से भी ऐसे ही चलता आया है। देखिए, 3 के बाद 1 अंडर रूट 2 जुड़ा, फिर 2 अंडर रूट 2 हो गए, फिर 3 अंडर रूट 2 हो गए। तो देखने से भी पता लग रहा है सही होगा, 4 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। क्या सभी को समझ में आया बेटा ये वाला क्वेश्चन, वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया क्या, ईमानदारी से, कैसे सॉल्व किया हमने। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा आप बताइए, चलिए कौन सा क्वेश्चन लें, जो आप कहेंगे वो क्वेश्चन लिया जाएगा। अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का और समय है हमारे पास, तो कोई भी क्वेश्चन जो आप चाहें वो करा दिया जाएगा, जो भी आपको टफ लग रहा सर 13वां करवा दो, इसी पॉइंट का 13वां। है। 10वां, 11 12 13, ये वाला ना। यस सर। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है, अच्छा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। कोई बच्चा यदि नोट, वैसे आपके पास स्कूल नोट्स होंगे, यदि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, यहीं पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। या फिर चलिए अगले पेज में लिख ही लेते हैं। अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। ठीक है, तो सबसे पहला पद क्या है, अंडर रूट 6, अंडर रूट 3 है, सॉरी अंडर रूट 3 है, फिर अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 12 है। अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 ही होता है, ठीक है, अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 होता है, अंडर रूट 9 क्या होता है, 3 होता है,
और अंडर रूट 12 ही होता है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 का एक जोड़ा बन गया, इसे मैं बाहर लिख सकता हूँ अंडर रूट के, तो इसे मैं चाहूँ तो 2 अंडर रूट 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 अंडर रूट 3 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम घटाते हैं, अंडर रूट 6 में से मैं अंडर रूट 3 घटाऊंगा, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, क्या मैं घटा पा रहा हूँ? सबसे पहले ये देखें क्या दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं क्या? नहीं, ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 6 है, दोनों समान अपरिमेय संख्या हैं ही नहीं। और जब आपको अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ाया गया था, तब आपको बताया गया था कि जो जोड़ और घटाव हो सकता है अपरिमेय संख्याओं का, वह केवल समान अपरिमेय संख्याओं में हो सकता है। ये तो समान है ही नहीं, तो ये तो घट ही नहीं सकती। तो अंडर दूसरे में से जब पहला पद घटाया तो ये आ गया। चलिए अब तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं, तो मान लीजिए अंडर रूट 9 है, तो अंडर रूट 9 में मैं अंडर रूट 6 घटाऊं, तो ये वैसे परिमेय संख्या है, तो 3 माइनस अंडर रूट 6 हो गया इसका मतलब। तो क्या 3 में से एक परिमेय संख्या में से मैं एक अपरिमेय संख्या घटा सकता हूँ क्या? नहीं घटा सकता। तो ये दोनों ही अलग अलग आ गए अंतर। तो हम कहेंगे क्योंकि अंतर हमारे अगला माइनस पिछला पद समान नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन क्यों दिया गया था। काफी बच्चे क्या करते हैं, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 किया, तो वो क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्याओं की तरह कर देंगे। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 9 में से अंडर रूट 6 घटा दिया, तो वो भी अंडर रूट 3 लिख देंगे। अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 9 घटाया, तो उसे भी अंडर रूट 3 लिख देंगे। तो वह परिमेय संख्याओं की तरह कर देंगे, जिससे कि तीनों के अंतर समान आ जाए और आप कह दें सार्वंतर अंडर रूट 3 होगा और यह एक समांतर श्रेणी होगी, जबकि यह गलत है। ठीक है ना, कभी भी अपरिमेय संख्याओं को इस प्रकार से नहीं घटाया जाता है। आपको यह बताया भी गया है काफी डिटेल में जब हमने अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी पहले चैप्टर में। ठीक है, आया क्या समझ? ठीक है, चलिए समझ आया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपके लिए जो होमवर्क रहेगा, एक तो आपको कल भेजा जाएगा प्रश्नावली 1 का, प्रश्नावली 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, वो सॉल्व करने हैं। साथ में आपको एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यह सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके एक बार ही देखने हैं, या फिर उनको कर लेना, मतलब कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो करने हैं बेटा। 2-3 क्वेश्चन, 2 इसमें से कर लिए, 2 इसमें से, 2-3 इसमें से, 2-3 इसमें से, तो टोटल 10 एक क्वेश्चन के आसपास तो आपको करने हैं। ठीक है, जब आपको लगे कि अब मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, तब आप रहने दे सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना है, और वो कैसे होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। ठीक है, चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।